गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? लास्ट क्लास में हमने देखा था संघट्टवाद या टक्कर सिद्धांत, ठीक है। और किसके आधार पर? हार्ड स्फीयर मॉडल यानी दृढ़ गोले मॉडल के आधार पर संघट्टवाद, और उसका डेरिवेशन लास्ट क्लास में पढ़ा था। डेरिवेशन के रिजल्ट लिख रहा हूं मैं। dp अपॉन dt इक्वल टू पी जेड एफ, विच इज इक्वल टू क्या था? k, ठीक है। k था इक्वल टू पी जेड एफ। प्रोबेबिलिटी फैक्टर के लिए कोई चीज नहीं थी, तो p को p ही लिखेंगे। और z क्या था? जब दोनों अणु अभिकारक के दोनों अणु समान हो या अभिकारक समान हो, दोनों अभिकारक समान हो, तो z हमने कैलकुलेट किया था 2 n स्टार का स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर पाई आर टी अपॉन एम। ये क्या है? f क्या है? e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये था यहां से यहां तक z था, और ये f फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन्स यानी टक्करों का अंश, ठीक है। उसके बाद दूसरा रिजल्ट था dt अपॉन dt इक्वल टू k विच इज इक्वल टू p z एंड f। किसके इक्वल था? प्रोबेबिलिटी फैक्टर यानी जो प्रायिकता कारक है वो तो ऐसे ही। उसके बाद हमने लिखा था n1 n2 एंड सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, और सी बार 8 पाई आर टी अपॉन म्यू। म्यू हमें पता है क्या है? समानीत द्रव्यमान होता है, ठीक है। और ये क्या है? एफ ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर, ठीक है। अब मैंने कहा था कंपैरिजन करेंगे, देखो कंपैरिजन। मैं यदि z को z कहूं, p को p कहूं, ठीक है, और आर्हेनियस इक्वेशन से कंपैरिजन मैंने क्या कहा? मैंने कहा dp अपॉन dt इक्वल टू k विच इज इक्वल टू pzf। मैं कह रहा हूं p को p ही लिखो, और z को शॉर्ट में मैं कह रहा हूं z ही लिख दो। यहां ये क्या है? z11 है, यहां z12 है। मैंने कहा pz, z को z रहने दो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि z की जो वैल्यू है ज्यादा डिफरेंट नहीं आती एक दूसरे से। इन दो केसेस में z के जो मान हैं उनमें ज्यादा अंतर नहीं होता। तो pzf क्या है? e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हमारे रिजल्ट थे, और इनसे इक्वेशन बनाई है। यही तो है, सेम है। तो इक्वेशन को जो भी 6-7 नाम दे देना। आर्हेनियस इक्वेशन आगे लिखना, आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण क्या है? k इक्वल टू a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब दोनों समीकरणों का क्या करूंगा? कंपैरिजन करूंगा। इसे समीकरण नंबर 7, या फिर ऐसे लिख सकता हूं समीकरण नंबर 6 व आर्हेनियस समीकरण की तुलना करने पर। यहां पर समीकरण 6 व समीकरण 7 की तुलना करने पर लिख रहा हूं। देखो समीकरण 6 व समीकरण 7 की तुलना करने पर तुलना करो। जैसे तुलना करोगे, देखो ध्यान से तुलना करो। टुडे आई एम नॉट फीलिंग बैड, सो देखो तुलना करने पर देखो क्या आता है। यहां a इक्वल टू, देखो ये चीज
20 तो दोनों में 7 है। और यहाँ pz क्या हो जाएगा, pz को बोला जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ए क्या है, ए भी प्री एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ए को कहा जाता है, ऐसा मत सोचना एक्सपोनेंशियल प्री एक्सपोनेंशियल क्या, देखो ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, ये एक्सपोनेंशियल यानी e की पावर में कुछ है उससे पहले, यानी प्री का मतलब होता है पूर्व एक्सपोनेंशियल टर्म। देख रहे, इसे आरएनएस कांस्टेंट भी कहते हैं। और ये किसके इक्वल होगा, a इक्वल टू pz होगा। और यही क्या है, संशोधित, सिर्फ मैंने डायरेक्ट लिखा a इक्वल टू z होगा और मैंने p को इंक्लूड किया संशोधित संगठवाद में। ये क्या है, a इक्वल टू pz होगा। यही क्या है, देखो आरएनएस कांस्टेंट किसके इक्वल है, pz के इक्वल है। क्लियर? अब बात करते हैं, यहां से इरेज करूं, इरेज करूं क्या। अब नेक्स्ट थ्योरी है, यह थ्योरी संगठवाद कई चीजों को समझा नहीं पाई। कई चीज जैसे कि यह सिद्धांत सिर्फ गैसीय अभिक्रियाओं के लिए लागू होता है। यदि अभिक्रियाएं द्रव माध्यम में या ऐसी हो जैसे ठोस, उनके लिए अभिक्रिया, ये सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं। सिर्फ किसको एक्सप्लेन करती है, सिर्फ गैसीय अभिक्रिया को एक्सप्लेन करता है यह सिद्धांत। तो ये समीकरण भी बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो एक नया सिद्धांत, नई थ्योरी दी गई जिसे संक्रमण अवस्था सिद्धांत कहते हैं। देखो इरेज करता हूं, है ना, ये तो मैंने कल के रिजल्ट लिखे थे लास्ट क्लास के, ठीक है, इरेज कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट हेड डालना, संक्रमण अवस्था सिद्धांत संक्रमण अवस्था सिद्धांत या परम वेग एब्सोल्यूट रेट ऑफ रिएक्शन, परम वेग का सिद्धांत या इसका एक और नाम है, या इसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इसका नाम एक और है, एक्टिवेटेड को हिंदी में कहते हैं एक्टिवेटेड को, लेट मी चेक एक मिनट, हाँ, सक्रिय संकुल या सक्रिय संकुल सिद्धांत। देखो ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रेट ऑफ रिएक्शन यानी परम वेग का सिद्धांत। इसके 3 नाम हैं, एक नाम और है साम्य परिकल्पना, 4 नाम है। साम्य परिकल्पना क्या कहता है, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब भी अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में अभिकारक सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। जो हमने पढ़ा किसमें पढ़ा था, संगठवाद में पढ़ा था। सक्रिय संकुल का निर्माण करते हैं। ये सक्रिय अणु पहले
सक्रियत संकुल का निर्माण करते हैं। मैंने कहा ये क्या है, अभिकारक, ये क्या है, उत्पाद। यहां इस स्थिति को क्या कहा जाता है, संक्रमण अवस्था। क्या कहा था, जब मैंने आरएनए सिद्धांत बताया था वहां समझाया था कि ये क्या है, यहां संक्रमण अवस्था है। क्या है, संक्रमण। इस संक्रमण अवस्था पर एक संकुल का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है सक्रियत संकुल। अब सक्रियत संकुल क्या है, हम जानते हैं कि जब कोई अभिक्रिया होती है, कोई भी अभिक्रिया हो, तो उसमें कुछ बंध टूटते हैं और कुछ बंध बनते हैं। मैंने क्या कहा, किसी भी अभिक्रिया में, कोई भी अभिक्रिया हो रासायनिक, उसमें कुछ बंध टूटते हैं और कुछ बंध बनते हैं। यह वह अवस्था है, वहां इस अवस्था पर, यह वह अवस्था है जहां ना तो कोई बंध पूरी तरह टूटा हुआ होता है और ना ही कोई बंध पूरी तरह जुड़ा हुआ होता है। यानी इस अवस्था पर कुछ बंध टूट रहे होंगे और कुछ बंध बन रहे होंगे। इस अवस्था को ही संक्रमण अवस्था कहा जाता है। इस संक्रमण अवस्था की मैंने कहा था आयु बहुत कम होती है, यानी इनके स्थायित्व की बात नहीं कर रहा कि स्थायी होगा या नहीं होगा। यदि कोई स्थायी है वो तो मध्यवर्ती होगा, लेकिन मध्यवर्ती का स्थायित्व होता है, थोड़ा स्थायित्व होता है। लेकिन संक्रमण अवस्था में ना तो कोई बंध पूरी तरह टूटा हुआ होता है और ना ही कोई बंध पूरी तरह बना हुआ होता है। मैंने क्या कहा, तो यह जो सक्रिय संकुल है वो अधिकतम मैक्सिमम एनर्जी का होता है, अधिकतम ऊर्जा का होता है। क्यों, देखो यहां एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। यहां कोई भी अभिक्रिया, जैसे टाइम ले लो, अभिक्रिया वेग ले लो, है ना, ठीक है। तो यह सर्वाधिक ऊर्जा वाला होता है, अधिकतम ऊर्जा वाला होता है। जब अधिकतम ऊर्जा वाला होगा तो यह तेजी से उत्पाद में बदलना चाहेगा, या फिर मैं कहूं कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में परिवर्तित होने के लिए, अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए सक्रिय संकुल का निर्माण करना होगा। अब जब सक्रिय संकुल का निर्माण होगा तो प्रोडक्ट में बदलना चाहेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वापस चला जाए। मैंने क्या कहा, ऐसा तो होगा नहीं कि प्रोडक्ट बन गया और वापस चला जाए, नहीं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का निर्माण होगा, सॉरी रिएक्टेंट से संक्रमण अवस्था का, और संक्रमण अवस्था से उत्पाद का निर्माण होगा। वह जिस एनर्जी को गेन करेगा वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। अब आपको सब प्रोडक्ट से जो उत्पाद है उससे अभिकारक का निर्माण भी तो हो सकता है, लेकिन बिल्कुल हो सकता है। हम उस चीज की हम बात ही नहीं करें, डिस्कशन ही नहीं करना। बन सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं बन सकता, हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि उत्पाद से संक्रमण अवस्था का निर्माण करने के लिए, सक्रिय संकुल बनाने के लिए, देखो जहां प्रोडक्ट है, यदि प्रोडक्ट को, उत्पाद को अभिकारक बनाना है तो इसे अगेन इसी चोटी पर चढ़ना होगा। तो उसे कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, वह एनर्जी ये होगी EA, इसे मैं डैश से नाम EA डैश। मैंने क्या कहा, कोई भी चीज हो, कोई भी क्रियाकारक हो, अब जब उत्पाद से रिएक्टेंट बनेगा तो ये क्रियाकारक हो जाएगा, तो उसे कितनी एनर्जी का आवश्यकता पड़ेगी, कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, वह ऊर्जा होगी EA डैश। यानी इस बार यह EA डैश क्या है, इस उत्पाद के लिए सक्रियण ऊर्जा है और अभिकारक के लिए इतनी है। अब कौन सी सक्रियण ऊर्जा ज्यादा, आप देख सकते हैं ये सक्रियण ऊर्जा ज्यादा है, तो उत्पाद का अभिकारक में परिवर्तित होना मुश्किल है। देखो ना, ये बहुत ज्यादा है इसके तुलना में। देखो यहां से और देखो यहां तक है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता
पड़ेगी। ठीक है, तो मैं कहूंगा क्रियाकारक, क्रियाकारक से क्या बनेगा? सक्रियत संकुल। क्या बनेगा? सक्रियत संकुल। उसके बाद उत्पाद का निर्माण होगा। और यह जो सक्रियत संकुल है वो अभिकारक में परिवर्तित हो सकता है, तो इसलिए इस अभिक्रिया को मैं रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय दिखा सकता हूं, उत्क्रमणीय दिखा सकता हूं। क्लियर? पहले थोड़ा सा लिखेंगे, फिर डेरिवेशन की बात करेंगे, है ना? तो पहले थोड़ा सा लिखो। टक्कर सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी टक्कर सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह थी, टक्कर सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह थी कि टक्कर सिद्धांत केवल गैसीय अभिक्रियाओं के लिए, टक्कर सिद्धांत केवल गैसीय अभिक्रियाओं के लिए लागू होता है, गैसीय अभिक्रियाओं के लिए लागू होता है, नेक्स्ट लाइन में संक्रमण अवस्था सिद्धांत सबसे आधुनिक सिद्धांत है, जो संक्रमण अवस्था सिद्धांत सबसे आधुनिक सिद्धांत है जो अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की व्याख्या करता है। इसके प्रमुख अभिग्रहित निम्न है। तो पॉइंट बनाकर लिखोगे 1 बाय 1। इसके प्रमुख अभिग्रहित निम्न है। क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए पहले सक्रियत संकुल बनाना आवश्यक है। पहले सक्रियत संकुल बनेगा क्रियाकारक, पहले सक्रिय संकुल फिर उत्पाद बनेगा। और सक्रिय संकुल कहाँ है? जहां बंध टूट रहे हैं और बंध बन रहे हैं। यानी कोई भी बंध ऐसा नहीं बन, आधे बंध बन गए, यानी आधा बंध टूट गया, आधा बंध बन गया, ऐसा नहीं बोल सकते। हम बिल्कुल नहीं बता सकते कितना परसेंट या कितना बंध टूटा है, कितना बंध बना है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, क्रियाकारक एवं सक्रियत संकुल के मध्य साम्य स्थापित रहता है। क्रियाकारक एवं सक्रियत संकुल के मध्य साम्य स्थापित रहता है।
सामने। तीसरा पॉइंट, सक्रिय संकुल की ऊर्जा उच्चतम होती है। सक्रिय संकुल की ऊर्जा उच्चतम होती है। चौथा पॉइंट, सक्रिय संकुल में टूटने वाला बंध पूर्णतः टूटा हुआ नहीं होता। सक्रिय संकुल में टूटने वाला बंध पूर्णतः यानी पूर्णतः टूटा हुआ नहीं होता और बनने वाला बंध पूर्णतः बना हुआ नहीं होता, बल्कि बनने की प्रक्रिया में होता है। बल्कि बनने की प्रक्रिया में होता है। अतः ना तो बंध टूटा है और ना ही बना है, तो मैं क्या कह सकता हूं, दोनों बंध दुर्बल होंगे। अतः दोनों बंध लिखो अतः दोनों बंध दुर्बल अवस्था में होते हैं। देखो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे इधर देख लो। मान लो रिएक्शन है H2 + I2 गिविंग 2HI, ठीक है। इसका निर्माण कैसे होगा, देखो H है, दूसरा H है प्लस I, क्लियर। तो ये पहले किसका निर्माण करेंगे, सक्रिय संकुल का। और सक्रिय संकुल और क्रियाकारक किसमें होंगे, साम्य में, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होंगे, साम्य में उपस्थित होंगे। तो देखो HI बनाना है तो ऐसा होगा H और I के बीच में बंध बन रहा होगा और ये बंध टूट रहा होगा। देखो I और इसी तरीके से H I, ये क्या है, देखो उदाहरण लिख लें, ऊपर लिखा उदाहरण में देखो H2 + I2 गिविंग 2HI और उसके नीचे लिखना इस तरीके से, क्लियर। तो ये बंध क्या है, ये बंध टूट रहा है, H और H के मध्य का बंध टूट रहा है, तो मैं इसे लिखूंगा ब्रेक। और I और I के बीच में बंध टूट रहा है तो इसे मैं क्या लिखूंगा, ब्रेक, यानी ब्रेक हो रहा है B से, ठीक है। और यह बंध बन रहा है तो मैं लिखूंगा F, यानी फॉर्म हो रहा है। शॉर्ट में लिख लेना, F क्या है, F का मतलब है फॉर्म यानी बनना, ठीक है। B का मतलब ब्रेक, टूटना, ठीक है। बॉन्ड इज फॉर्मिंग एंड ब्रेकिंग, क्लियर। यहां बंध टूट रहा है और यहां बंध बन रहा है, HI के बीच में बंध बन रहा है और रिजल्टेंट क्या है, मुझे मिल रहा है, देखो 2HI, या फिर ऐसे लिख सकते हो HI
HI प्लस HI। क्लियर? ऐसे अभिक्रिया दिखानी है और ऐसे जगह हो तो आगे ही लिख लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं डेरिवेशन की। मान लो कोई अभिक्रिया है, ठीक है, इरेज करो, इरेज कर रहा हूं। यहां ये जरूर लिख लेना, ये क्रियाकारक साम्य में है सक्रिय संकुल के और उत्पाद। ऐसा ऊपर लिख लो, अतः क्रियाकारक सक्रिय संकुल और उससे उत्पाद का निर्माण हो रहा है। ठीक है, लिख लिया, इरेज करो, इरेज कर रहा हूं। क्लियर? अब बात करते हैं, मान लो कोई अभिक्रिया है A प्लस B गिविंग, पहले क्या बनेगा? सक्रिय संकुल। पहले सक्रिय संकुल का निर्माण करते हैं और वह कैसा होगा? इसे दिखा रहा हूं मैं AB स्टार से, ठीक है, सक्रिय संकुल है और फिर उससे AB का निर्माण होगा। जब इसके लिए मैं रेट लिखता हूं, क्या लिखता हूं? रेट। तो रेट क्या होता है? रेट या मैं क्या इसके लिए लिखोगे, इस अभिक्रिया के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूं पहले, रेट बाद में डिफाइन करेंगे, पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? उसे मैं K स्टार से दिखा रहा हूं। और किसके लिए लिखा जा रहा है? इस साम्य के लिए लिखा जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम क्या कैसे लिखते हैं? K इक्विलिब्रियम, K साम्य क्या होता है? देखो ध्यान से, उत्पाद बटे क्रियाकारक। उत्पाद क्या है? उत्पाद तो वास्तव में ये है, लेकिन यहां साम्य में ये क्या है? यह उत्पाद की तरह कार्य कर रहा है। तो AB स्टार अपॉन A B, ठीक है। K स्टार क्या है? ये K स्टार क्या बता रहा है? K इक्विलिब्रियम है, मैं लिख रहा हूं K स्टार साम्य स्थिरांक है, साम्य स्थिरांक है जब क्रियाकारक व सक्रियत संकुल किसमें होते हैं? साम्य में होते हैं। सक्रिय संकुल साम्य में हो या साम्य में होते हैं। तो यहां इससे देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं, ठीक है। और इस समीकरण से मैं क्या निकाल सकता हूं? यदि मुझे AB चाहिए, सक्रिय संकुल की सांद्रता, तो मैं उसे कैसे लिख सकता हूं? AB स्टार इक्वल टू K स्टार A B, K स्टार A B। यदि मैं इसको एक स्थिरांक नाम देता हूं K, मैंने कहा यहां से यहां तक अभिक्रिया हो रही है, तो उसके लिए भी वेग स्थिरांक होगा। इस अभिक्रिया के लिए भी वेग स्थिरांक होगा। तो अभिक्रिया को हम अभिक्रिया के लिए रेट को लिख सकते हैं कि अब रेट की बात करता हूं। रेट इक्वल टू क्या है? देखो यहां इस अभिक्रिया के लिए रेट लिखता हूं मैं। रेट क्या है? dP अपॉन dt, यानी प्रोडक्ट के लिए, है ना। रेट तो समान होगा, dP अपॉन dt इक्वल टू, देखो इसके लिए लिख रहा हूं यहां से यहां तक। रेट किस पर निर्भर करेगा? रेट कांस्टेंट के A B स्टार किस पर निर्भर करेगा? AB स्टार पर निर्भर करेगा। तो इसके लिए रेट जो लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? देखो रिएक्शन कहां से कहां हो रही है? यहां से यहां तक हो रही है, तो मैं रेट को क्या लिख सकता हूं? रेट होगा dP अपॉन dt इक्वल टू dP अपॉन dt इक्वल टू, देखो ध्यान से, K। इस अभिक्रिया के लिए जो रेट कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक वो क्या है? K है। तो मैं लिखूंगा
ओके, किस पर निर्भर करता है? अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है? रेट लॉ, हमने वेग नियम पढ़ा था ना, तो किस पर निर्भर करता है? ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, ठीक है। जबकि संक्रमण अवस्था सिद्धांत के अनुसार संक्रमण अवस्था सिद्धांत के अनुसार क्या है? जो रेट है यानी वेग होता है किसकी सांद्रता पर, यानी हम देखें देखो यहां क्या है? संक्रमण अवस्था है, सक्रिय संकुल है। सबसे ज्यादा उत्पाद कब बनेगा, यानी अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा? मैं कहता हूं उत्पाद पर नहीं, जितने उत्पाद यहां आ रहे हैं, कहां? यहां संक्रमण अवस्था, इस चोटी पर आ रहे हैं, उन पर निर्भर करेगा। यानी सीधा मैं कह सकता हूं सक्रिय संकुल की सांद्रता पर, सक्रिय संकुल की सांद्रता पर। दूसरा, यदि ऐसा हो, मैंने कहा था ये किसमें है? सक्रिय संकुल और क्रियाकारक साम्य में है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सक्रिय संकुल है वापस किसका निर्माण करते हैं? वापस क्रियाकारक का निर्माण करते हैं, तो सक्रिय संकुल की सांद्रता पर तो निर्भर करेगा, लेकिन सक्रिय संकुल के अपघटन के वेग पर भी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। किसके अकॉर्डिंग? संघटवाद के। तो मैं लिख रहा हूं, देखो जितना सक्रिय संकुल ज्यादा होगा उतना ही उत्पाद निर्माण ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, सारे के सारे सक्रिय संकुल लेकिन ज्यादा होंगे तो ज्यादा संभावना है उत्पाद के निर्माण की। क्या? ज्यादा सक्रिय संकुल है तो ज्यादा उत्पाद बनने की संभावना होगी, और सारे के सारे नहीं बनेंगे तो वो बात भी मुझे लिखनी पड़ेगी। तो वेग है, वेग क्या है? सक्रिय संकुल की सांद्रता गुणा सक्रिय संकुल कितना विघटित हो रहा है उसका वेग लिखूं, या मैं लिखूं आवृत्ति। यहां लिखता हूं सक्रिय संकुल के विघटन की आवृत्ति किस पर निर्भर करेगा? दो चीजों, यानी सक्रिय संकुल कितनी तेजी से बन रहा है या कितनी सांद्रता है, और दूसरा कितनी तेजी से वह विघटित हो रहा है। इन दोनों बातों पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। क्लियर? तो इससे आगे की चीजें नेक्स्ट क्लास में खत्म करूंगा और यूनिट खत्म होगी, तो देखते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ एडिशनल चीजें करवानी है नहीं करवानी। जैसे मिसलेनियस टॉपिक है, मिसलेनियस से मतलब कुछ टॉपिक्स जो छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। सिलेबस तो तुम्हारा हो जाएगा, सिलेबस तो तुम्हारा कंप्लीट है नेक्स्ट क्लास में, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें जिनसे हम चीजों को फास्ट भी कर सकते हैं, कुछ